Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. और जहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर लिया तो समझे कि आपने एसएनओ बेस्ड लर्निंग का भी हक अदा कर दिया। आपने एसएनओ बेस्ड लर्निंग को काबू भी पा लिया उसके ऊपर, और उसमें इससे रिलेटेड अब जितने भी सवाल आपके पास आएंगे, चाहे वो सीन है या अनसीन है, आप उनको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेके अपना ये जो सेकंड लास्ट लेक्चर है इसको शुरू करते हैं। इसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन को जो है वो देखेंगे, जैसे कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे साथ सब। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा स्लाइड शो जो वर्जन है वो चला लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर इसको आपके साथ शेयर करते हैं। लास्ट टाइम का जो लेक्चर था, और मैं क्योंकि उसी कॉन्टिन्यूटी के अंदर लेक्चर को चला रही थी, मतलब उसी सीक्वेंस के अंदर, तो जो लास्ट टाइम का लेक्चर था उसमें आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ न्यूक्लियर फिजन को डिस्कस किया था और बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन का जो टॉपिक है वो डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि वो क्या टॉपिक है। दैट इज कि उसमें जो आपका एक बड़ा न्यूक्लिया है, हैवी न्यूक्लिया है, वो स्प्लिट होता है, टूट जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लिया में। ठीक है, और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स में निकलते हैं, और उसके साथ साथ ढेर सारी एनर्जी निकलती है, और यही वो एनर्जी जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बहुत डिटेल में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्टडी किया था, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के डिफरेंट पार्ट स्टडी किए थे। ठीक है, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से रिएक्टर्स पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं या ओवरऑल द वर्ल्ड इन्वॉल्व हैं। उसमें एक स्लो रिएक्टर होते हैं, फिर दूसरे जो है वो हमारे साथ थर्मल रिएक्टर्स जिनको हम कहते हैं, स्लो रिएक्टर्स और थर्मल रिएक्टर्स एक ही होते हैं। फिर PWR रिएक्टर्स होते हैं जिनको हम प्रेशराइज वाटर रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाता है जनाब, फास्ट रिएक्टर्स। फास्ट रिएक्टर्स जो है उसको करने के लिए आपको बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो जरा अभी जो है वो अवॉइडेबल होते हैं। लेकिन बहरहाल ये 2 कैटेगरीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये जो स्क्रीन है वो उस वक्त नजर भी आ रही होगी, मैं जिसको इतनी देर में कर रही थी बैठकर। हम लोग कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, यही स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है ये वाली जी। ये तमाम चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं गर्ल्स, ये न्यूक्लियर फिशन से रिलेटेड वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का लेक्चर था, जो कि अगर आप सुनेंगे तो मेरे ख्याल है अपना ही फायदा करेंगे। आज इसका सेकंड लास्ट पार्ट इस लेक्चर का, और इसमें हमने आखिरी सीरीज ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है, और इस आखिरी सीरीज ऑफ रिएक्शन में आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन है। अगर आपको याद हो तो क्लास में जब मैंने आपको ये लेक्चर दिया था तो मैंने आपको यही बताया था कि तमाम जो एलिमेंट्स हैं, जो हैवी न्यूक्लियाई हैं, जो लाइटर न्यूक्लियाई की कोशिश होती है कि वो फ्यूजन या फिशन के थ्रू जो बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ है उसके बिल्कुल मिडल में अपने आप को लाने की कोशिश करें। ठीक है ना, आई होप सो कि आपको मेरी बात याद आ गई होगी और आपकी जो वो याददाश्त है वो काम कर रही होगी। तो मैंने आपको बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व का जो मिडल वाला पोर्शन होता है उसमें कोशिश करते हैं आपके जो हैवी या लाइटर न्यूक्लियाई हैं कि वो अपने आप को बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर लाने की कोशिश करें। अगर आपको याद हो तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ इस किस्म का था। ठीक है, तो जो इधर वाले हैं वो फिशन करते हैं, ठीक है, और जो इधर वाले हैं वो फ्यूजन करते हैं, लाइटर वाले, ताकि वो अपने आप को इस मिडिल पार्ट के अंदर ला सके। बिकॉज यहाँ पर आपकी जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियर की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और एवरीथिंग वांट्स टू स्टेबल, हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, अनस्टेबल तो कोई भी नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो न्यूक्लियस भी अपने अंदर तब्दीलियों को ज्यादा पसंद नहीं करता, उसकी कोशिश होती है कि वो किसी ऐसी स्टेट पे चला जाए जहां पे उसको मजीद तब्दीली के प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। ठीक है ना, तो उस सिलसिले में फिर वो ये काम करता है। फिशन को हमने उस दिन बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, यानी कि इस ग्राफ का जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसको मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ पिछले लेक्चर में शेयर किया था, 5वें लेक्चर में, और आज इस सीरीज का 6ठा लेक्चर है। मैं आपकी रिमाइंड आपको करवाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आप सारे पार्ट्स को सुने और एक ही सीक्वेंस में सुने और एक एक नंबर के साथ सुने, ताकि आपको कोई पार्ट मिस ना हो, बिकॉज एवरी लेक्चर इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस वन। ओके, आज हमने इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व के लेफ्ट साइड को स्टडी करना है, जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन जैसे कि नाम से जाहिर है कि फ्यूज हो रही है कोई चीज, फ्यूज का मतलब होता है मिक्सअप होना। ठीक है, अब इसमें किस चीज का फ्यूजन हो रहा है, प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियर रिएक्शंस बिटवीन लाइट एलिमेंट्स फॉर्म हेवियर एलिमेंट्स। ये सबसे आसान तरीन डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है कि जिसमें लाइट एलिमेंट्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, हेवियर एलिमेंट्स बनाते हैं, ताकि वो कहाँ आ सकें, हेवियर एलिमेंट्स को बनाते हैं ताकि वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के मिडल में आ सकें। ठीक है, और ये आपकी वो जो है वो वाली डेफिनेशन है, ये जो नीचे आपके साथ में लिखी हुई है ये वो डेफिनेशन है जो कि ऑफिशियल डेफिनेशन है। ये जो ऊपर वाली थी अनऑफिशियल थी, अनऑफिशियल इन द सेंस कि आपको ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई है डेफिनेशन, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली है वो थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज आ जाती है, ऊपर वाली भी बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो नीचे वाली है वो आपकी बुक में भी डेफिनेटली होगी, आप देख सकते हैं कि 2 लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस। ऊपर वाली बात ये जो हम कर रहे हैं,
तो two lighter nuclei fuse to form a heavier nucleus with release of excess amount of energy. ठीक है, अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि चलें ये तो हमें समझ में आता है कि जब हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व के इस वाले पोर्शन को डिस्कस करते हैं, फिशन वाले प्रोसेस को, तो ये तो समझ में आता है कि जब यूरेनियम जो है वो टूटता है, ब्रेकअप होता है, तो उस ब्रेकअप होने में बहुत ढेर सारी एनर्जी निकलती है, ठीक है ना, क्योंकि एक तरह से एक बड़ी चीज कन्वर्ट हो रही है छोटों में, तो छोटी चीज जब बड़े में कन्वर्ट हो रही है तो एनर्जी कैसे निकलेगी, फिर तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो यही इस रिएक्शन की सबसे खास बात है जो आप इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर आप ध्यान से सुनेंगे कि इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और एक अंदाजे के मुताबिक न्यूक्लियर फ्यूजन की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर फिशन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। यस, ये सबसे सरप्राइजिंग बात है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई आप जिनको कह रहे होते हैं, जिनको आप बहुत हल्का ले रहे होते हैं, वो इतने हल्के होते नहीं है, और उनका जो मिलाप है आपस में, जो उनका मिलना है ना, वो न्यूक्लियर फिशन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी इसके बारे में डेवलप आई गेस हो चुकी होगी, नहीं हुई तो हो जानी चाहिए, ठीक है। और आगे देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन का बेसिक प्रोसेस। इसमें आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ड्यूटेरियम है और यहाँ पे एक ट्रीटियम है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपकी ग्रीन वाली बॉल्स हैं, ठीक है, ये ग्रीन वाली बॉल्स ये आपके न्यूट्रॉन्स हैं, अगर मैं इनको न्यूट्रॉन्स ले लूं, और ये जो आपकी ऑरेंज वाली बॉल्स हैं ये प्रोटॉन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर, ठीक है, और इसमें 1 प्रोटॉन है। इसका मतलब है कि ये जो ड्यूट्रियम और ट्रीटियम है, अगर मैं इनका नाम रखूँ इनकी लैंग्वेज के अंदर, तो आपको नजर आएगा कि ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ये वाले हैं, यानी कि इसके अंदर 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, दोनों मिला के क्या बनते हैं 2। इसका एटॉमिक मास नंबर आपको नजर आ रहा है 2 है, और इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो 3 है। इसका मतलब है कि इसमें 2 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है ना, और इसमें प्रोटॉन एक ही होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आइसोटोप्स की क्वालिटी होती है कि उनका जो नीचे वाला पार्ट है जेड नंबर वो चेंज नहीं होता, उनका सिर्फ ऊपर वाला ए नंबर चेंज होता है। ए नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि ग्रीन वाले बॉल ज्यादा या कम हो रहे हैं, ठीक है। तो जब एक H12 एक H13 से मिलता है, यानी कि ड्यूटेरियम जिसका नाम है और ट्रीटियम जो इसका नाम है, तो ये मिलकर ये बनाते हैं, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है, क्या मतलब है सारी बात का कि यहाँ पर 1 2 3 ग्रीन बॉल्स होंगी और 1 2 ऑरेंज बॉल्स होंगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ऑरेंज बॉल्स हैं, यानी कि 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स हैं। जब ये आपस में फ्यूज अप होते हैं और मिलते हैं आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन में, तो इसके बाद एक जो है वो बड़ी सी एक कहना चाहिए एक धमाका टाइप चीज होती है, और उस धमाके के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो क्या मिलते हैं कि आपको एक अदर न्यूट्रॉन मिलता है, यानी कि इसमें भी एक न्यूट्रॉन निकलेगा, आजाद होगा। और यहाँ पर आपको ये जो चीज मिल रही है इसका नाम है हीलियम। हीलियम जो है इसके बारे में क्या कहा जाता है, अगर आप इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये इसको He से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हीलियम वही है जिसको हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले होते हैं He24। इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, यानी कि 2 ऑरेंज बॉल्स होंगी। ये आपको नीचे नजर आ रहा है, और 2 ही यहाँ पे न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 2 एंड 2 मिक्स 4, यानी कि आपको पता चल गया कि 2 एंड 2 मिक्स 4। तो ये 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, मिलके बनाएंगे इसका एटॉमिक मास नंबर A4, और नीचे 2 प्रोटॉन्स हैं जो कि 2 बनाएंगे। तो ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है, इस रिएक्शन का नाम है जो न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्यूजन रिएक्शन है जो कि हम आम जिंदगी में सबसे आसान फ्यूजन रिएक्शन है जो कि हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। सबसे इजी वन वो क्या है कि H12 प्लस H13, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से याद रखेंगे तो भी अच्छा है। ये जो मैंने आपके सामने एक इसकी फिगर वाली टाइप बनाई है, तो ये वाली चीज आपके पास क्या है, ड्यूट्रियम, ये आपके पास ट्रीटियम, ठीक है। जब ये आपस में मिलते हैं तो सबसे आसान डेफिनेशन क्या बनी, बीच वाली चीजें भी होंगी उसके हम शेयर नहीं कर रहे। ये बनी आपके पास 2 हीलियम, और यहाँ पर आया 4, और साथ में आपके पास निकलेगा एक अदद न्यूट्रॉन, ठीक है जी। और न्यूट्रॉन के बारे में सब ये जानते हैं कि इसका मास नंबर 1 होता है। अब तो काफी दफा ये बात रिपीट हो गई है हर लेक्चर में। और इसका चार्ज नहीं होता तो उसके चार्ज की जगह हम 0 लगाएंगे, और साथ में यहाँ से निकलती है बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं Q, ठीक है। और एक अंदाजे के मुताबिक की जो एनर्जी है तकरीबन 26.7 MeV। अभी हम आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इतनी ज्यादा एनर्जी जो है ना वो निकल रही होती है तकरीबन एक इस रिएक्शन के अंदर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। वहां पे जो एनर्जी निकलती थी वो तकरीबन 200 MeV थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो आप कहेंगे जी एक न्यूक्लियस जब टूटता है यूरेनियम का तो उसमें तो तकरीबन 200 MeV एनर्जी निकलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे सिर्फ 26 निकल रही है, तो ऐसी बात नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर ये जो 26.7 है ये तकरीबन एक उसमें ये निकल रही होती है, ठीक है ना।
और जब ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन की जो क्या कहना चाहिए कि अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यूरेनियम। तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कई गुना ज्यादा क्रॉस कर जाती है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, अभी तो ये बात शुरू हुई है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ी देर में अंदाजा होगा कि ये जो एनर्जी मैं कह रही हूँ उसको आपने इसके साथ कंपेयर इसलिए नहीं करना, बिकॉज इस तरह के कई रिएक्शन, ये जो मैंने आपको बताया, इस तरह के कई रिएक्शन जो है ना वो अभी होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है ना, तो मैंने सिर्फ एक रिएक्शन आपको बताई कितनी निकलती है। ऐसे बहुत सारे फ्यूजन के रिएक्शन जब इकट्ठे चल रहे होते हैं तो फिर आपकी ये जो एनर्जी है ये 200 MeV से जो है वो क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे फ्यूजन के अंदर जो एनर्जी पैदा होती है वो फिशन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा मोमेंटम हमारा बन गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक मुकाबला रखा है न्यूक्लियर फिशन का न्यूक्लियर फ्यूजन से, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिशन है और मेरे जो राइट साइड है उस पर फ्यूजन है और यहाँ पे फिशन है, ठीक है। लेफ्ट पे फिशन है और राइट पे फ्यूजन है। फिशन क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे एक न्यूट्रॉन था जिसको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि न्यूट्रॉन ने जब यूरेनियम 235 के साथ जाके बम्बार्डिंग की या उस पर बम्बार्ड हुआ या कोलाइड किया तो यूरेनियम 236 बना। और ये आपका जो है वो एक्साइटेड एटम होता है, ये एक्साइटेड न्यूक्लियर होता है, ये स्टेबल नहीं होता। ये टूट के ब्रेकअप होता है बेरियम 144 के अंदर, क्रिप्टॉन 89 के अंदर, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और साथ में यहाँ पे एनर्जी निकलती है। एनर्जी तो आपको डेफिनेटली पता है कि निकलती है। अब अगर आप इसको फ्यूजन से कंपेयर करें तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ड्यूट्रियम है H12, यहाँ पे ट्रीटियम है H13, दोनों मिलेंगे और उसके बाद क्या निकलेगा, हेलियम He24 और साथ में एक न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंगल जो था वो ब्रेकअप होकर टूट के डिफरेंट पार्ट्स में आया और यहाँ पे 2 छोटों ने मिलकर एक हैवी को जो है वो क्या किया, प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि फिशन में ब्रेकअप होता है और फ्यूजन में जो है वो मिक्सिंग होती है, ठीक है। चीजें मिलके बड़ी बनती है, ओके। ये मैंने आपके सामने कुछ और फिगर्स रखी हैं जस्ट टू मेक यू कॉन्सेप्ट्स क्लियर। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसमें आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपके सामने क्या शो किया है, ये वही डायग्राम जो थोड़ी देर पहले थी, सिर्फ डिफरेंट स्टाइल है थोड़ा सा। H13 यानी कि ट्रीटियम है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक प्रोटॉन है, Z एटॉमिक नंबर 1 है, और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ये 2 न्यूट्रॉन्स जो है उन्होंने ग्रे कलर से शो किया और उसके ऊपर कोई चार्ज शो नहीं किया, ठीक है। तो ये 2 न्यूट्रॉन्स और एक प्रोटॉन है H13 और यहाँ पर ये H12 है, ठीक है ना, नीचे। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन प्लस वाला और न्यूट्रॉन बगैर चार्ज वाला। जब ये ड्यूट्रियम इस ट्रीटियम के साथ जाके मिलेगा तो एक बड़ा सा ब्लास्ट होगा और इस ब्लास्ट के बाद जो चीजें निकलेंगी यहाँ पे वो आपको नजर आ रही है, वो बनेगी He24। He24 का मतलब क्या है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, हेलियम, और साथ में निकलेगा एक अदद न्यूट्रॉन और साथ में निकलेगी ढेर सारी एनर्जी। तो ये है आपका फ्यूजन का रिएक्शन, ठीक है। और अगर आप गौर फरमाएं यहाँ पर तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो इक्वेशन है ये हर तरह से बैलेंस्ड है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 3 + 2 makes 5 एंड 4 + 1 makes 5। सिमिलरली 1 + 1 makes 2 एंड 2 + 0 makes 2। तो इसका जो चार्ज नंबर है और उसका जो एटॉमिक मास नंबर है ये हर तरह से सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है कि रिएक्शन हर तरह से ठीक है, सही है। इसके बाद अब आपको आगे लेके चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो गर्ल्स 2 तरीके से होता है, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है या जिसका पहला टाइप आप समझ ले वो है पीपी साइकिल। पीपी साइकिल को हम कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल न्यूक्लियर फ्यूजन की वो रिएक्शन की टाइप है, यानी कि इसमें फ्यूजन ही होगी लेकिन इसका नाम प्रोटॉन प्रोटॉन हमने इसलिए रखा है, जब भी मैं प्रोटॉन की बात करूं आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आनी चाहिए, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन इसलिए कहते हैं बिकॉज हाइड्रोजन का जो ये वाला आइसोटोप है, ये आइसोटोप आपने पहले नहीं पढ़ा, इससे पहले ये जो अभी आप पढ़ रहे थे ना ये वाला आइसोटोप, इसमें ड्यूट्रियम था और ये ट्रीटियम था, ठीक है। ये अभी बात नहीं हुई इसकी, तो अभी ये बिल्कुल आपके सामने है। प्रोटॉन को हम H11 भी कहते हैं। इसकी अगर आप वैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, E लिखकर, और आप यहाँ पे जो है वो क्या लगाते हैं, यहाँ पे आप लगाते हैं 0 और यहाँ पे लगाते हैं आप 1, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोटॉन की टाइप्स हैं, यानी कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार है। और अगर आप प्रोटॉन को सिंपल लिखना चाहते हैं तो इसके लिखने का ये तरीकेकार भी होता है, ठीक है। 1 1 आप ये लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे इसका मैथ नंबर 1 होता है, ठीक है। तो E की पावर 1 एंड +1 फिर P11 या H11, ये तीनों जो है ना वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे P का सिंबल डाल दें, चाहे E का +1 सिंबल डाल दें, क्योंकि आपने E+ करके भी प्रोटॉन को पढ़ा हुआ है, ठीक है। और चाहे H11 डाल दें। तो आपने ये ध्यान से लेक्चर में ये बात सुननी है, मैं जो रिपीट कर रही हूँ कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने के ये 3 तरीकेकार हैं। H11 आ जाए या E+ आ जाए या P11 आ जाए, आप समझ रहे हैं कि बात एक ही हो रही है, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है H11, राइट। पीपी साइकिल जिसको हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन की पहली टाइप है। और सूरज के अंदर, यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंप्रेसिव पॉइंट, कि सूरज के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है वो पीपी साइकिल के थ्रू हो रही है। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएं गर्ल्स, के न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो हम जमीन पे लगाते हैं ना जिसमें फिशन होती है, मैंने जो पूरा पिछला लेक्चर आपको दिया। सूरज जिससे जो हमें एनर्जी मिल रही है, और आपको पता है कि ये कायनात कितनी पुरानी है और सूरज जो है वो तकरीबन कितने मिलियन ईयर से रोज सुबह उठता है और आपको ढेर सारी एनर्जी प्रोवाइड करता
करता है और उसके बाद फिर शाम को फिर दोबारा फिर वो नए सिरे से काम करता है। उसने तो मेरे ख्याल आज तक कभी नहीं कहा सन ने कि मैं मेरा दिल नहीं चाह रहा या मेरे पास कोई खजाना खत्म हो गया तो मैं जरा छुट्टी कर लूं। वो तो रोज एक नए फ्रेश खजाने के साथ, अल्लाह की इतनी बड़ी हिकमत और कुदरत है, वो तैयार होता है। तो कभी आपने सोचा है कि सूरज से जो आपको ढेर सारी एनर्जी मिल रही है और बिला नागा मिल रही है और मुसलसल मिलती चली जा रही है और कितने मिलियन सालों से मिल रही है, जब से ये कायनात बनी है अल्लाह ने सूरज को एक ही बनाया है, वो देता जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस वहां पर हो रहा है ना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, यस गर्ल्स, वो प्रोसेस है जिससे सूरज में एनर्जी पैदा होती है। और वो अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि फिशन के मुकाबले में, जो मैं भी आपको बता रही थी कि फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इससे आप यही अंदाजा लगा लें कि सूरज के अंदर फिशन का प्रोसेस नहीं रखा अल्लाह ने, यहाँ पे फ्यूजन का प्रोसेस रखा है। और फ्यूजन के प्रोसेस से आपको पूरी कायनात को एनर्जी मिल रही है। और अब आप देखें तो फ्यूजन के प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व है? ये प्रोटॉन, और प्रोटॉन इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि दो इंतहाई छोटे छोटे एलिमेंट से अल्लाह ताला इतनी बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स कि वो छोटे चीजों से कितने बड़े बड़े काम ले रहा है। ये बहुत बड़ी हिकमत की बात है और बहुत बड़ी सीखने की बात है हमारे लिए। यूरेनियम का तो एक बड़ा सा न्यूक्लियर है ना, जो कि क्या होगा, न्यूक्लियर से जो कि फिशन होगा और हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे। तो हम जमीन पे करवा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे फ्यूजन में क्या अल्लाह ने हिकमत रखी हुई कि उसने छोटी चीज से कितने बड़ा काम लिया हुआ, इतना बड़ा काम कि पूरी इतनी बड़ी दुनिया और कायनात को सिर्फ एक सूरज काफी है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो वहां पे फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है और इस फ्यूजन के प्रोसेस में सूरज जो चेन रिएक्शन इस्तेमाल करता है या जो न्यूक्लियर फ्यूजन इस्तेमाल करता है उसको हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। तो सूरज के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है उसको प्रोटॉन प्रोटॉन चेन भी कहते हैं। याद रखिए कि पीपी चेन या प्रोटॉन चेन या चेन रिएक्शन हमेशा उस रिएक्शन के साथ आता है जो कि कभी रुकता नहीं और आगे से आगे चलता रहता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि सूरज में ये चीज रुक नहीं सकती, इसलिए कि पूरी दुनिया को उसने सप्लाई करनी है, एनर्जी बिलानागा करनी है। तो पीपी चेन है या प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है या प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन है या प्रोटॉन प्रोटॉन चेन है, ये तमाम एक ही चीज के नाम है जिसका नाम है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। साइकिल या चेन के बारे में एक बात याद रखें कि ये रुकते नहीं है। और साइकिल से हमारी मुराद क्या होती है कि आप जहां से चलें आप दोबारा वहीं आ जाएंगे, ठीक है ना। तो साइकिल अभी मैं आपको शो करके बताती हूँ कि उसको साइकिल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज अ चेन ऑफ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है पीपी साइकिल की। इट इज अ चेन ऑफ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस दैट इज द चीफ सोर्स ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन एंड अदर कूल स्टार्स। ये कूल स्टार्स का मतलब क्या है? आपको मैंने सूरज की शक्ल देख के बताइए, एक उबलता हुआ खोलता हुआ आपको गैसेस का जो है ना वो कलेक्शन लग रही है, क्योंकि इसमें हर वक्त धमाके हो रहे हैं, फ्यूजन हो रही है, ठीक है। और लेकिन इसके बावजूद मैंने यहाँ पे सूरज के नीचे कूल स्टार्स लिखे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बात क्लियर करती हूँ कि सूरज के अलावा और भी सितारे हैं जहां पे ये रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। सूरज तो सबसे बड़ा स्टार है ना हमारी गैलेक्सी का, और जिससे हमारी पूरी कायनात को एनर्जी मिल रही है। तो ये कूल स्टार्स का मतलब क्या है? आपको तो किसी सूरत ये ठंडा नहीं लग रहा, डेफिनेटली नहीं लग रहा होगा, ठीक है। शक्ल से भी नहीं लग रहा, वैसे भी नहीं लग रहा, लेकिन अभी मैं आपको उसका मतलब बताऊंगी। तो पहले आप जरा डेफिनेशन पे गौर कर लें कि इट इज अ चेन ऑफ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस दैट इज द चीफ सोर्स ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन एंड अदर कूल स्टार्स, राइट। कोर ऑफ द सन में आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है ना वो प्लेंटी में अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की हुई, यानी कि प्रोटॉन्स यानी कि हाइड्रोजन को अल्लाह ताला ने बेहद बड़ी तादाद में इसके डिफरेंट आइसोटोप्स को अल्लाह ने पैदा किया हुआ है। इसमें ना सिर्फ H11 का आइसोटोप है बल्कि इसमें H12 भी होता है मौजूद, यानी कि हाइड्रोजन की जितनी फैमिली है ना वो सब की सब फैमिली अल्लाह ताला ने सूरज की इस कोर में रखी होती है। ये जो इसका अंदर वाला पार्ट है ये कोर है सूरज की, ठीक है। और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये इसका आउटर हिस्सा कहलाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप हैं H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये सब के सब यहाँ पर इसकी कोर में बहुत प्लेंटी में बल्क में अल्लाह ने इसका पूरा एक बैंक बना के रखा हुआ है जो कि कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। और एक मैं आपको बात बताऊं कि इसका जो इंटरनल पार्ट है ना सूरज का, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सूरज को जो इंटरनल हिस्सा है उसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन कितना होता है? ये होता है तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मिलियन का मतलब आप सब जानते हैं कितना होता है? 15 के बाद अगर आप 10 लगाकर और 10 की पावर को आप 6 बना दें +6, तो इतना डिग्री सेल्सियस जो है ना ये सूरज के सिर्फ अंदर वाले हिस्से का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इतना टेम्परेचर चाहिए होता है इस रिएक्शन को करने के लिए। यस गर्ल्स, यही वो बात है कि न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन है ये हम चाहने के बावजूद, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी निकलती है जो फिशन से ज्यादा होती है, इसको हम किसी सूरत जमीन पे नहीं करा सकते, बिकॉज इसको शुरू कराने के लिए और एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के करीब लाने के लिए आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि ये हाइड्रोजन के ये जो ड्यूट्रियम और ट्रीटियम है ये करीब ना आए। और आपने देखा कि इसमें जो ग्रीन वाले बॉल्स हैं वो तो न्यूट्रल है, उनका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटॉन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है जिसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। ये दोनों किसी सूरत आराम से करीब नहीं आ सकते बिकॉज ये दोनों दूसरे को डिसलाइक करते हैं।
प्रोटॉन प्रोटॉन को हमेशा दूर फेंकेगा। तो अगर इन दोनों को आपने करीब लेकर आना है तो उसके लिए आपको इतनी बड़ी एनर्जी चाहिए कि बस ये तेजी के साथ दौड़ते हुए एक दूसरे के करीब आ जाए। और इतनी बड़ी एनर्जी आपको बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलती है, और इतना हाई टेम्परेचर सिर्फ कोर ऑफ सन के अंदर, सन का जो इंटरनल पार्ट है, बाहर वाला भी नहीं, जो इंटरनल वाला हिस्सा है उसमें तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब आप सोचें कि, बल्कि सोचने की क्या जरूरत है, आपको समझ ही आ गया होगा कि ये रिएक्शन क्यों जमीन पे पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इतना हाई टेम्परेचर जब आप लेकर आएंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा जमीन पर, लेकिन इस कदर रिएक्शन के बाद कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन जमीन पे कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट टेक्स 4 हाइड्रोजन एटम्स टू फ्यूज इनटू ईच हीलियम एटम। इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम हिस्सा लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल रखा हुआ है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के अंदर गर्ल्स होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है, इसकी की भी दिखाई दे रही है, ग्रे वाले न्यूट्रॉन्स हैं विदाउट एनी चार्ज, और जो रेड वाले हैं वो प्रोटॉन है। ठीक है, ये जो अब H11 यानी कि यहाँ पर एक H11 है। ठीक है, अब ये सारा रिएक्शन याद रखिएगा कि ये सूरज में हो रहा है। ठीक है, ये H11 है, ये इसका आइसोटोप है। ठीक है, H11 का ये वो रिएक्शन है फ्यूजन का गर्ल्स जो कि सूरज के अंदर हो रहा है। ये बात याद रखिएगा। अभी मैंने शुरू में आपको रिएक्शन बताया था ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला दिस वन, ये एक इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी कि फ्यूजन ऐसे हो सकती है। और ये वाला जो रिएक्शन अब मैं आपको बता रही हूँ, ये टिपिकली सूरज का अपना रिएक्शन है। H11 यहाँ पे भी H11 है। ठीक है, यानी कि आप यूं समझ लें कि ये दो रिएक्शंस ना पैरेलल में चल रहे हैं। ठीक है, दो प्रोटॉन्स यहाँ मिलेंगे, दो प्रोटॉन्स यहाँ मिलेंगे, लेकिन इनका मिलना ही असल काम है। ये कभी भी नहीं दूसरे के करीब आ सकते हैं जब तक कि आप सूरज जैसा टेम्परेचर ना लेकर आए। जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। उसके नतीजे में यहाँ पे क्या निकला है जनाब, ये एक आपको एक व्हाइट कलर की बॉल नजर आ रही है, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में आपको याद होगा कि ये क्या है, ये कहा जाता है कि जी ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को आप इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है और यहाँ पे आप लिखते हैं -1। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीकेकार क्या है कि आप इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कि बीटा पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपके पास, आपको याद है रेडियो एक्टिविटी में हमने ये बात की थी, बीटा बाद में डिस्कवर हुए थे वो इलेक्ट्रॉन थे। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इसका मास तो 0 ही होगा, लेकिन ये जो आपका एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, इस पे चार्ज जो है वो -1 की जगह +1 होगा। तो ये है आपका पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन इसमें क्रिएट होता है जो कि एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। तो ये पॉजिट्रॉन क्रिएट हुआ, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये जनाब न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो का पार्टिकल यहाँ पर आएगा, न्यूट्रिनो पे चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन की तरह। तो ये न्यूट्रिनो पैदा हुआ, यहाँ पे एक जो है वो पॉजिट्रॉन क्रिएट हुआ। उसके बाद ये रिएक्शन आगे बढ़ा, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बीच में ये एक न्यूट्रॉन यानी कि ग्रे वाली बॉल है, ये इसके साथ अटैच हो गई। ये सब चीजें वहां पे सूरज में मौजूद होती हैं। तो ये जो आपके पास प्रोटॉन था, इसके साथ क्या हुआ है कि एक न्यूट्रॉन अटैच हो गया, न्यूट्रॉन अटैच हो गया, बल्कि साथ ये प्रोटॉन भी है। तो आप इसको यूं समझ लें कि ये खाली न्यूट्रॉन नहीं है, ये बेसिकली आपका H12 है, जिसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये H12 यहाँ पे अटैच हो गया, राइट। ये देखिए ना, H11 था ना, दोनों आपस में मिले तो H12 बन गया। ये जो H12 है, इसके साथ यहाँ पर एक और H11 शामिल हुआ। ठीक है, तो जब इस ड्यूट्रॉन के साथ यानी कि ड्यूटेरियम के साथ H12 के साथ, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, एक रेड बॉल और एक ग्रे बॉल, इस ड्यूटेरियम के साथ जब ये H11 एक और मिला सूरज के, तो फिर ब्लास्ट हुआ, और यहाँ पे अब एक गैमा रे का फोटोन निकला। ठीक है, ये गैमा रे है, गैमा रे का मतलब है ये एक फोटोन निकलेगा। और अब ये जो चीज यहाँ पे बनी है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि 2 प्रोटॉन्स हैं और एक ग्रे यानी कि न्यूट्रॉन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज क्या होगी, ये होगी आपके पास जनाब 2 प्रोटॉन्स और एक होगा आपके पास न्यूट्रॉन। तो ये बनता है हीलियम, लेकिन हीलियम के अंदर ये चीज होती है He2 3। आप देख रहे हैं 3 है ना, टोटल 3 पूरे करने हैं आपने। तो ये हीलियम का आइसोटोप है, इसमें 2 प्रोटॉन्स है नीचे और तीनों को मिला के 3 ऊपर आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये पूरा रिएक्शन जो मैंने आपको बताया, इसके बिल्कुल पैरेलल में बिल्कुल ऐसी ही एक सीरीज चल रही होती है। H11 मिलकर बनेंगे H12 यहाँ पर। ठीक है ना, फिगर मैंने इसलिए रखी है कि आपको समझ आए, बिल्कुल ऐसी ही सारा प्रोसेस। फिर यहाँ पे एक H11 दोबारा से मिलेगा। फिगर से समझेंगे तो आपको पीपी साइकिल समझना बहुत इजी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक गैमा रे फोटोन निकलेगा। ठीक है ना, तो इसके बाद ये जो चीज आपके सामने आ रही है, ये अगेन हीलियम का जो है वो आइसोटोप है, व्हिच इज He2 3। और फिगर से ये होगा कि आपको कम से कम ये आसानी हो जाएगी कि नंबर आपको याद रखना आसान होगा कि कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है। फिर से आपस में ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के बाद देख रहे हैं कि He2 3 और He2 3 फिर से ब्लास्ट के बाद क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ये, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि 2 रेड बॉल्स हैं, 2 ग्रे बॉल्स हैं। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे फाइनली जाके बनेगा हीलियम, जिसको हम कहते हैं He2 4। इसमें 2 रेड बॉल्स हैं यानी कि 2 प्रोटॉन्स है नीचे, और 2 and 2 makes 4
आपके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कलेक्टिव ऊपर। और यहाँ पर दोबारा से अगर आप देखें गर्ल्स, तो ये इंतहाई मजे की बात जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ कि आपको नजर आ रहा है कि इस रिएक्शन के बाद यहाँ पर आपको फर्दर फिर से आखिर में क्या मिल गया, H11। ये देखें कितने मजे की बात है। अगर आप शुरू से स्टार्ट करें तो अल्लाह ने क्या सिस्टम रखा हुआ है। शुरू में अगर आप देखें तो ये साइकिल जो चला है आपके पास, वो क्या हुआ है, शुरू में भी साइकिल में हाइड्रोजन थी यानी कि प्रोटॉन था, और आखिर में भी हाइड्रोजन में प्रोटॉन है। तो जब आप प्रोटॉन से स्टार्ट करके दोबारा प्रोटॉन पे पहुंच गए, तो इसी को तो साइकिल कहते हैं। साइकिल का मतलब ये होता है कि चीज दोबारा आपके पास वहीं पर आ गई है। अगर आप शुरू में देखें तो आपको शुरू में 2 प्रोटॉन्स यहाँ इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, 2 प्रोटॉन्स यहाँ इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है, उसके बाद 5वां प्रोटॉन ये है 5, छठा प्रोटॉन ये जिसने हिस्सा लिया। तो टोटल इस तमाम पीपी साइकिल के अंदर कितने रिएक्शन में कितने प्रोटॉन्स ने हिस्सा लिया, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 बाद में आएंगे। ठीक है, और आखिर में आपको फिर से 6 में से क्या हो गया, 2 प्रोटॉन्स बिल्कुल साबित सबूत दोबारा मिल गए। तो ये जो साबित आपको प्रोटॉन दोबारा मिल गए हैं, ये फिर से रिफ्रेश हो गए हैं, दोबारा से क्या हो गया, एक बैंक अल्लाह ने क्रिएट किया हुआ है। आप खुद सोचें कि सूरज जो बिला नागा आपको एनर्जी दे रहा है, इतने अरसे से वो हाइड्रोजन को बिला नागा कंज्यूम कर रहा होता तो उसमें तो हाइड्रोजन खत्म हो जाती। लेकिन आप देखेंगे वो इतना बड़ा, इतना ह्यूज है, और अल्लाह ताला ने वहां पे सिस्टम क्या रखा हुआ है, अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत और हिकमत है कि इतने सारे प्रोटॉन्स जब हिस्सा लेते हैं तो आपको आखिर में फिर से अल्लाह ताला 2 प्रोटॉन्स वापस कर देता है। यही साइकिल की खूबसूरती है, और यही अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की खूबसूरती है कि आपको फिर से वो प्रोटॉन्स वापस मिल जाते हैं, जो कि दोबारा से रिएक्शन को फिर से क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे दूसरे प्रोटॉन्स के साथ मिलकर। तो ये एक तरह से बैंक की फॉर्म में ये तमाम हाइड्रोजन का जो जखीना है ना या खजाना है, उसके पास रहता है और हर वक्त रहता है, और वो इस तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तभी तो सूरज बिला नागा ये सारा काम कर। इस फिगर के साथ करेंगे तो आपको पीपी साइकिल बहुत अच्छा समझ आएगा। और अगर आप इसको रिएक्शन की फॉर्म में करना चाहते हैं तो ये रिएक्शन मैं आपके सामने कर रही हूँ। एक रिएक्शन आपने यहाँ चलाना है, ये जो ये वाली फिगर है, ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ चलेगा और इसके बिल्कुल पैरेलल में दूसरा रिएक्शन यहाँ चलेगा। ऐसा भी प्रोसेस चल रहे थे, आखिर में दोनों जाके मिलेंगे और ये रिएक्शन बनेगा। ये रिएक्शन जो है ना, मैंने ये मोटा मोटा आपके सामने प्रेजेंट किया, जैसे ये मैंने आपके सामने किया था प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन समझना आसान होगा। अब अगर इसको मैं बुक के अकॉर्डिंग करूँ तो बुक के अकॉर्डिंग आपने कैसे करना है, आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 368 के ऊपर। आप देखें कि शुरू में क्या हो रहा है, H1 और H11 मिल रहे हैं आपस में, क्या मिल रहा है, H12। और दूसरे में आपको बताऊं यहाँ पे क्या निकल रहा था, बीटा, जो कि पॉजिट्रॉन था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस लगाकर। अब मैं आपको बुक के साथ करवा रही हूँ, ठीक है, बीटा प्लस, चाहे तो आप +1 यहाँ लिख लें या चाहे आप +1 ऊपर लगा लें, एक ही बात है। ये पॉजिट्रॉन निकला और साथ में यहाँ पे क्या निकला था न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगी, राइट। यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, आप देख सकते हैं ऊपर 1 और 1 2, यहाँ पे भी 2 + 0 2, यहाँ पे 1 और 1 2, और यहाँ पे नीचे 1 और 1 2। एक एक चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे बैलेंस्ड है। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल यहीं पे ये रिएक्शन चल रहा होगा। प्रोटॉन और प्रोटॉन मिलके जो है उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया जी यहाँ पर बीटा प्लस H12 के साथ, और साथ में क्या निकला आपका न्यूट्रिनो। ठीक है, ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई, फिगर से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे न्यूट्रिनो निकल रहा था, एक रिएक्शन बना लेना और दूसरा उसके साथ बिल्कुल वैसे ही उसका रेप्लिका लगा दें, उसकी कॉपी लगा दें, तो आपको कोई भी आपको मतलब रटे मारने की जरूरत है। अगर आप एक चेन बना लें ध्यान से, तो दूसरा सिर्फ आपने उसको देख देख के कॉपी करना और आखिर में दोनों को मिक्स करा देना। ठीक है, ये वाला रिएक्शन मुकम्मल हुआ। उसके बाद ये जो H12 था, इसके साथ एक और H11 आया था, ये देखिए ये H12 था, और इसके बाद यहाँ पर एक और H11 आया था। ठीक है, जो बीच में एक और प्रोटॉन आया था, ये दोनों आपस में मिले, He23 मिला। ठीक है, और He23 के बाद यहाँ पर क्या निकला था, गैमा रे। यहाँ पे हम गैमा रे लगा देते हैं। सिमिलरली पैरेलल में ये भी चल रहा है, तो यहाँ पे भी हम गैमा रे लगा देते हैं। ठीक है, तो आप देखें तो ये रिएक्शन आपको समझना काफी आसान हो गया। ठीक है, और हर जगह पे आप देखें तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। 2 + 1 = 3, यहाँ पे भी 3 है, 1 + 1 = 2, यहाँ पे भी 2, और गैमा तो न्यूट्रल होता है, फोटोन है। अब ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ पे He23 और He23 जब कंबाइन होंगे तो आपके पास He24 आएगा। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 अदद फिर से जो है वो हाइड्रोजन के प्रोटॉन वापस मिल जाएंगे। ठीक है ना, 2H11 जो मैंने भी आपको बताया था कि ये 2 फिर हमें आपस में मिल गए। ठीक है, दोबारा से हमारे खजाने में आ गए, दोबारा से हमारा साइकिल चल पड़ा। ठीक है, और हमारा अकाउंट फिर से भर गया, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसके बाद क्या निकलेगी, गैमा रे। ठीक है, एक और गैमा रे भी यहाँ पे आती है, राइट। तो यहाँ पे गैमा रे लिख लें, राइट। और इसके बाद ये जो बीटा था ना, ये वाला बीटा, ठीक है ना, और यहाँ पे ये जो बीटा था, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपस में आपको नजर आ रहा होगा कि ये दोनों मिलके ना एक जगह पर, ये भी आपको आखिर में देखें ना, अगर आप शुरू में देखें तो यहाँ पे ये जो बीटा था और ये बीटा था, ये आपको दोबारा नजर नहीं आया। तो ये कहाँ गए, आपने सोचा तो होगा कि ये दोनों पॉजिट्रॉन कहाँ गए। तो इसकी रीजन ये है कि ये जो आपके पॉजिट्रॉन थे ना, ये अपने फौरन, क्योंकि सूरज के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, तो ये जो आपका पॉजिट्रॉन है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये जो बीटा प्लस है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये अपने जैसे किसी एंटी पार्टिकल से कंबाइन कर जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर जाता है, जिसको हम बीटा माइनस कहते हैं।
तो जब एक पॉजिट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से मिलता है तो आपको पता है कि क्या होता है, ये वही वाला प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया था कि ये इनिलेशन ऑफ मैटर है। जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे और आपके पास एक गैमा रे निकलेगी और दूसरी गैमा रे निकलेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना के बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। दैट इज कॉल्ड पेयर एनिलेशन, सॉरी एनिलेशन ऑफ मैटर, नॉट पेयर एनिलेशन, एनिलेशन ऑफ मैटर्स में आपको याद होगा कि जब एक गैमा रे फोटोन नीचे गया था और एक गैमा रे फोटोन ऊपर गया था, ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें एक पार्टिकल ने अपने एंटी पार्टिकल के साथ मिक्सअप करके उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो खत्म करने के बाद दो गैमा रेज निकली यहाँ से। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको ये वाली बात। तो यहाँ पे ये जो बीटा पार्टिकल था ये वाला, ये इस तरह से डिमोलिश हुआ, बिल्कुल ये वाला जो बीटा ना इसके साथ भी यही स्टोरी चलेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी ये भी क्या करेगा कि ये जो पॉजिट्रॉन है ये अपने साथ में बहुत डिटेल में नहीं लिखी थी, इसको मैं यहाँ पे +1 कर देती हूँ। ये जो पॉजिट्रॉन है ये अपने ही जैसे किसी अपने एंटी पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, और सूरज में एंटी पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन बेतहाशा तादाद में होते हैं, बिकॉज सूरज बहुत गर्म होता है। जो चीज गर्म होती है वहां पे गैसेस के अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रॉन्स ये सब चीजें अवेलेबल होती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे भी आपके सामने जो है वो एक की बजाय दो गैमा रेज निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी पेयर एनिलेशन हुई और इसका सबूत ये कि आखिर में आपको ये पॉजिट्रॉन जो यहाँ बिल्कुल शुरू में बना था ये वाला और ये वाला, ये आपको आखिर में कहीं नजर नहीं आते। इसका मतलब है कि उन्होंने यहीं पे एक दूसरे को मिल मिला के कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अगर आप टोटल देखें तो आपके पास कितनी गैमा रेज आ रही है, ये देखिए एक यहाँ पे गैमा रे बन रही है, दो, ठीक है, दो यहाँ पे बनेगी, 3 4, दो यहाँ पे बनेगी 5 6, और ये सातवीं ये आखिर में आपको मिल रही है दोबारा से। ठीक है, तो ये 7 गैमा है। अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 368 पे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि 7 गैमा रे लिखा हुआ है, 7 गैमा रे के साथ 7 लिखा हुआ है। इट मींस दैट कि ये 7 गैमा रे आपको क्या बता रहे हैं कि टोटल रिएक्शन ने आपको करके बताया है कि टोटल इसमें 7 गैमा रे जो है वो निकलेंगी। ठीक है ना, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, 3 4 यहाँ पर, 5 6 यहाँ पर, और सातवीं जो है वो आखिर में फिर निकलेगी। तो 7 गैमा रेज यहाँ से डेवलप होंगी। ठीक है, न्यूट्रिनोज यहाँ पर कितने निकल रहे हैं, एक यहाँ पे निकल रहे हैं, एक, और एक यहाँ पे निकले हैं, 2 न्यूट्रिनोज है। अपनी बुक में आप चेक भी कर सकते हैं, आपको नजर आएगा कि आखिर में 2 न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनो के साथ जो वी लिखा हुआ है ये न्यूट्रिनो है बेसिकली, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अगर आप इन सबको सम करते हैं तो आखिर में आपको ये मिल रहा है। सम करने की जरूरत नहीं, बहरहाल इसका आखिरी रिएक्शन यही होता है, आप इसी को देख लें। और एनर्जी रिलीज आपको उन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि जगह जगह बताएंगे। ठीक है ना, एक रिएक्शन में 0.42 आपको नजर आ रहा है MEV, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर नीचे लिखा हुआ है 5.49 MEV, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर आखिर में बनेगी 12.85। और आपको पता है कि ये जो एक रिएक्शन है ये वाला इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वाला, इसमें से कितनी एनर्जी तकरीबन रिलीज होती है, 2 फोटॉन्स निकलते हैं, तो यहाँ से तकरीबन 1.02 MEV एनर्जी निकलती है। एक तरफ यहाँ पे भी एनर्जी निकल रही है 1.02 MeV, फिर यहाँ पे भी एनर्जी निकल रही है 1.02 MeV, तो ये भी ट्वाइस में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इन सबको ऐड करेंगे ना तो आपके पास आखिर में जो आंसर आएगा वो आएगा 26.7 MeV, जो कि मैं आपको शुरू में बताई थी कि एक PP साइकिल के अंदर आपको तकरीबन 26.7 MeV एनर्जी निकलती हुई नजर आती है। आप इसको फारिग टाइम में बैठ के खुद कैलकुलेट करें तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये एनर्जी कैसे निकलती है। ये एक PP साइकिल के साथ है, मीन्स के विद इन सेकेंड्स अगर ये प्रोसेस होता है सूरज के अंदर तो उसके बाद दोबारा से एनर्जी निकलने के लिए तैयार खड़ी है, फिर से तैयार खड़ी है, और ये बिला नागा ये प्रोसेस चल रहा है। अब आप सोचेंगे ये फिशन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा एनर्जी, बिकॉज ये रुक नहीं रही है और ये हर वक्त चल रही है। फिशन की तरह इसको कंट्रोल नहीं करना पड़ा, ये अल्लाह ने खुद कंट्रोल किया हुआ है। आप देखें कितना सिस्टमेटिक है कि ना तो हाइड्रोजन खत्म होती है और आखिर में फिर आपको दोबारा से इनिशिएट करने के लिए चीज मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जनाब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट साइकिल आता है वो आता है, जो नेक्स्ट टाइप है वो है कार्बन कार्बन साइकिल। ये फ्यूजन की दूसरी और आखिरी टाइप है। मैंने इससे पहले आपको जो भी टाइप बताई है न्यूक्लियर फ्यूजन की वो PP साइकिल था। सूरज के अंदर PP साइकिल ही नॉर्मली हो रहा होता है, उसमें कार्बन कार्बन साइकिल नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब इसकी दूसरी टाइप पढ़ते हैं। कार्बन कार्बन साइकिल कहाँ हो रहा होता है मैं भी आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन इसको कार्बन कार्बन साइकिल के अलावा CNO साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, कभी ये किसी नाम से CNO के साथ आ जाए तो आप परेशान हो जाए कि ये कौन सी चीज है। CNO साइकिल भी एक जो है वो फ्यूजन रिएक्शन है, और फ्यूजन रिएक्शन का मतलब है कि ये कार्बन कार्बन साइकिल का मतलब सिर्फ इसलिए कि आप कार्बन से शुरू करते हैं, दोबारा आप कार्बन पे चले जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ हमने स्टार्ट किया कार्बन से और हम दोबारा जब घूम के आएंगे तो कार्बन आ जाएगा। लेकिन इसमें आप देखें जो चीजें बन रही है ना उसमें C बन रहा है, नाइट्रोजन बन रही है और ऑक्सीजन बन रहा है, इसलिए इसको CNO साइकिल भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि कार्बन के बाद यहाँ नाइट्रोजन बनती भी नजर आ रही है, फिर से आपको कार्बन नजर आ रहा है, फिर से आपको नाइट्रोजन नजर आ रही है, फिर से आपको ऑक्सीजन नजर आ रही है, तो उसको CNO साइकिल भी कहते हैं, बिकॉज इसमें C N और O ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो ये जो कार्बन कार्बन साइकिल है ये कहाँ हो रहा होता है, ये मैं भी आपको बताती हूँ कि कहाँ हो रहा होता है। जमीन पे तो डेफिनेटली नहीं हो रहे होते ये चीजें, जाहिर है कि
ऊपर सितारों में या सूरज के टाइप चीजों में होती है, सूरज में भी सिर्फ पीपी साइकिल हो रहा होता है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। कार्बन का ये जो आइसोटोप है C612, ठीक है ना, इसके साथ जब एक प्रोटॉन मिलता है, ये मैंने पी का मतलब है प्रोटॉन, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है यहाँ पे H11 आप इसको कर सकते हैं। जब एक H11 जाके मिलेगा C612 से तो क्या होगा, यहाँ पे गैमा रे फोटोन निकलेगा, ये गैमा रे फोटोन है, ठीक है ना। और गैमा रे फोटोन के बाद यहाँ पे फर्दर आगे क्या निकलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन निकलेगी, और नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है ये है N713, ठीक है। N713 स्टेबल नहीं होता, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने अंदर से पॉजिट्रॉन निकालेगा, पॉजिट्रॉन वही बीटा पार्टिकल निकलेगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे +1 आएगा, ये वही इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ठीक है। पॉजिट्रॉन निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा C613 के अंदर, कार्बन का एक और आइसोटोप, यहाँ पे C612 था, यहाँ पे C613 है। इस कार्बन के साथ फौरन से वहां पे जिस स्टार में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, वहां से एक प्रोटॉन यानी कि H11 दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद दोबारा से गैमा रे फोटोन निकलेगा, ये आप देख रहे हैं। और गैमा रे फोटोन के निकलने के बाद जो चीज बनेगी आपके पास, वो दोबारा नाइट्रोजन बनेगी। और अब जो नाइट्रोजन का आइसोटोप बनेगा, ये बनेगा 714। पहले 713 बन रहा था, अब 714 बन रहा है। इस 714 के साथ एक और प्रोटॉन यानी कि एक हाइड्रोजन का H11 अटैच होता है, इन दोनों का रिएक्शन होता है, एक फिर से गैमा रे फोटोन निकलता है, ठीक है। और गैमा रे फोटोन के निकलने के बाद अब जो प्रोडक्ट आपके सामने आती है, वो आती है जनाब ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ये जो आइसोटोप है, ये है ऑक्सीजन 815, ठीक है। आप देखें तो उनके नीचे वाली चीजें बिल्कुल सेम है, सी के नीचे 6 हमेशा रहेगा, यहाँ पे भी चेंज आ रहा है तो सिर्फ ऊपर आ रहा है, यहाँ 13 है और यहाँ 12 है, ठीक है। तो आइसोटोप्स की निशानी है, नाइट्रोजन के साथ 7 होता है और ऑक्सीजन के साथ 8 होता है। तो अगर आप देखें तो कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, एटॉमिक नंबर Z, और इसका 8 होता है, तो ये 6 7 8 के साथ ही चीज चल रही है, CNO साइकिल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन के बाद आगे फर्दर ऑक्सीजन क्या करेगी, अनस्टेबल है, पॉजिट्रॉन निकालेगी दोबारा से। पॉजिट्रॉन का मतलब है कि यहाँ पे दोबारा से इलेक्ट्रॉन का एंटी निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी निकला यहाँ से। तो उसके बाद नाइट्रोजन का जो आइसोटोप आया वो आया 715, इसके साथ एक और हाइड्रोजन कंबाइन हुई H11, ठीक है। और फाइनली यहाँ से क्या निकला, फाइनली यहाँ से निकला जी एक अदद हीलियम He24, और फिर से आपको कार्बन मिल गया। तो ये तमाम साइकिल आप देखें अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद ऐसे चल रहा होता है। ये मुझे फिगर बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप बुक में अपनी फिगर देखें इसी पेज के ऊपर 368 के ऊपर, तो आपको नजर आएगा कि इसमें भी एग्जैक्टली यही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन इस फिगर से आपको जरा ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अगर आप इस फिगर को, मेरी लेक्चर वाली फिगर को सामने रखें और बुक वाली फिगर को सामने रखें, तो आपको कोई फर्क नहीं लगेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। कार्बन साइकिल की एक और टाइप आपको नजर आ रही है, ये भी वही है, लेकिन थोड़ा सा ये मतलब इसको मैंने यहाँ सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे ये पूरे का पूरा कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के साथ क्या मिला, एक अदद हाइड्रोजन मिला, प्रोटॉन आपस में कंबाइन हुए, नाइट्रोजन 13 बना। नाइट्रोजन 13 का मतलब ये जो N है ये न्यूट्रॉन्स है, बाकी प्रोटॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन 13 ने क्या किया, अपने अंदर से यहाँ से पॉजिट्रॉन निकाला, ये पॉजिट्रॉन है E+, ठीक है, न्यूट्रिनो एक निकलेगा, उसके बाद कार्बन 13 बना। मतलब अगर आप देखें तो ये वही साइकिल है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। कार्बन 13 के बाद नाइट्रोजन 14 बनी, ये जो आपको नजर आई थी ये N14 के बाद O15 बना था। तो देखें N14 के बाद ये O ऑक्सीजन 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे, तो ये जो पहली वाली फिगर है ना, ये आपको बड़े अच्छे से बता सकती है कि कार्बन कार्बन साइकिल क्या होता है, जिसको हम CNO साइकिल भी कहते हैं। तो CNO साइकिल का मतलब है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन से स्टार्ट होकर दोबारा कार्बन पे वापस आ जाते हैं आप, तो ये प्रोसेस भी चेन रिएक्शन की तरह चलता रहेगा। अगर आप इसको इसकी रिएक्शन की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर N713 बनाया, साथ में गैमा ले निकला। और ये एग्जैक्टली यही वाला रिएक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 369 के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही इसकी तरह एनर्जी आपको एक एक स्टेप पे बताई हुई है, ठीक है ना। उसमें जो एनर्जी निकलती है वो तकरीबन 26.73 MeV बनती है। इसका मतलब है कि इसकी जो फाइनल एनर्जी है वो तकरीबन मिलती जुलती है किससे, पीपी साइकिल से, यानी कि दोनों की एनर्जीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये थोड़ी सी ज्यादा है। वो पिछले वाली जो थी पीपी साइकिल की वो 26.71 थी, और ये तकरीबन 26.73, यानी कि एक साइकिल में इतनी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है ना। तो दोनों तकरीबन जो है ना वो एक ही टाइप की एनर्जी, एक ही जितनी लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि गैमा रे को मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये न्यूट्रिनो है, ये आपका पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन को आप चाहें तो बीटा से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई से क्या हुआ है, क्योंकि फिगर डेफिनेटली जिस जगह से मैं उठाती हूँ वो हर जगह की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो आप बेशक इन तमाम को बीटा, जहां जहां पे आपको ई नजर आ रहा है आप समझ जाए कि ये बीटा यानी कि पॉजिट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। और याद रखें कि पॉजिट्रॉन जो है ना गर्ल्स, वो स्टेबल नहीं होता, वो फौरन से क्या करेगा,
ऐसे स्टार्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन बल्क में मौजूद होते हैं तो वो फौरन क्या करता है, अपने जैसे किसी एंटी पार्टिकल को तलाश कर लेता है, उसको मिलके खत्म करके गैमा रे बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़े आराम से आप देख सकते हैं, और गैमा रे भी यहाँ पे एक की बजाय दो निकलती है, ये आप याद रखिएगा, दो दो गैमा रेज निकलेंगी, बिकॉज ये पेयर एनिलेशन है। पेयर एनिलेशन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक की बजाय दो दो वो निकलते हैं फोटॉन्स। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जहां जहाँ पे आपको पॉजिट्रॉन नजर आया है वो दोबारा नहीं फिर नजर आएगा, जैसे ही वो नजर आया तो उसके वो फौरन क्या करेगा, वो अपने जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को मिलके उसको खत्म करके फारिग हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कि इसका जो एंड रिएक्शन है वो क्या है, कि एंड रिएक्शन में आपको दोबारा से कार्बन मिल रहा है, ठीक है, और आखिर में हाईली मिल रहा है, और शुरू में भी आपके पास कार्बन था तो आप कार्बन से चले और दोबारा आप एंड पे कार्बन पे आ गए, तो ये है आपका कार्बन कार्बन साइकिल। इसमें भी आप देखें तो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़े में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो हर एक स्टेप पे आपको एनर्जी निकलती हुई नजर आ रही है, बुक में ये कैलकुलेटेड फॉर्म में मौजूद है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है इस कंपैरिजन की कि कहाँ पर पीपी साइकिल होता है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और किस जगह पर कार्बन कार्बन साइकिल हो रहा होता है, अब इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इज मोर एफिशिएंट एट लो टेम्परेचर, याद रखिएगा, वेयरएज कार्बन कार्बन साइकिल इज मोर एफिशिएंट एट हाई टेम्परेचर। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको लो टेम्परेचर कह रही हूँ, लो टेम्परेचर क्या था, ये जो सूरज के अंदर वाला कोर है जहाँ पे पीपी साइकिल चल रहा है, कोर टेम्परेचर ऑफ सन इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि अगर मेरे नजदीक या सूरज के अंदर ये जो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, अगर हम इसको लो टेम्परेचर कह रहे हैं, तो क्या कायनात में ऐसी कोई चीजें हैं जो सूरज से भी कई गुना ज्यादा गर्म है? यस, वो सूरज से जो कई गुना ज्यादा गर्म चीजें हैं उनका टेम्परेचर सूरज से भी ज्यादा है गर्ल्स, और वहां पे ये कार्बन कार्बन साइकिल हो रहा होता है। अब आप देखें हमारे नजदीक जो सबसे हॉटेस्ट चीज है वो सूरज है, लेकिन अगर सूरज का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम लो टेम्परेचर की कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो इट मीन्स के कायनात में अल्लाह ने ऐसी कौन कौन सी चीजें पैदा की हुई हैं जो कि हाई टेम्परेचर, उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होंगी, यानी कि सूरज से भी ज्यादा कोई गर्म चीज हो सकती है डेफिनेटली, जहां पे ये कार्बन कार्बन साइकिल चल रहा है। सूरज क्योंकि उस लिहाज से लो टेम्परेचर के खाते में आते हैं, वहां प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चल रहा है। अब आपको ये चीज ज्यादा बेटर समझ आएगी, जो मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले आपको छुड़वाया था, मैंने आपको इसमें बताया था, इट इज अ चेन ऑफ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, पीपी साइकिल की बात कर रही हूँ, दैट इज द चीफ सोर्स ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन एंड अदर कूल स्टार्स। तो कूल स्टार्स हम उन स्टार्स को कह रहे हैं जो कि देखने में आपको ऐसे हॉट नजर आएंगे, यानी कि आप देखें हैरत की बात है कि कूल स्टार्स का मतलब है कि वो देखने में आपको ऐसे गर्म, आग की तरह शदीद गर्म नजर आएंगे, लेकिन उनको कूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनसे भी ज्यादा गर्म चीजें मौजूद हैं। तो कितनी फैसिनेटिंग बात है कि इतने गर्म चीज को देखने के बावजूद आप उसको कूल कह रहे हैं, क्योंकि उससे भी ज्यादा गर्म चीजें अल्लाह ने पैदा की हुई हैं। तो सूरज से कई गुना ज्यादा जो हॉटर स्टार्स हैं वहां पर कार्बन कार्बन साइकिल हो रहा होता है, लेकिन सूरज का क्योंकि टेम्परेचर उनके मुकाबले में, जमीन के मुकाबले में, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इज टू मच। लेकिन अगर सूरज का टेम्परेचर उनके मुकाबले में कम है तो उनको हम लो टेम्परेचर की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो ये फर्क है पीपी साइकिल में और सीसी साइकिल यानी कि कार्बन कार्बन साइकिल में, कौन हाई पर होता है कौन लो पे, ये आपको याद रखना चाहिए। सूरज में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल ही हो रहा होता है, ठीक है। So, while this process is not a significant part of the sun's fuel cycle, सूरज के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल नहीं हो रहा होता, फिर कहाँ हो रहा होता है, एक नया स्टार है, ये सीरियस के नाम से, सीरियस इसका नाम है, ठीक है, ये एक सितारा है सूरज की तरह, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है ना गर्ल्स, वो इस काबिल होता है कि वहां पे ये कार्बन कार्बन साइकिल हो जाता है। मींस के जो सीएस स्टार है वो कहाँ पर होगा, ये डेफिनेटली हमारी तो गैलेक्सी में नहीं होगा, कहीं और होगा, और ये जो होगा जहां पर इसका टेम्परेचर सूरज से भी कई गुना ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि सीरियस की जो मैस है ना वो तकरीबन ट्वाइस द मैस ऑफ द सन है, यानी कि ये सूरज से तकरीबन 2 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। एंड ड्राइव्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स पावर फ्रॉम द कार्बन कार्बन साइकिल, और ये कार्बन कार्बन साइकिल की वजह से अपनी सारी पावर जनरेट करते हैं, यानी कि इससे जो रोशनी निकलती है। तो कार्बन साइकिल जो है वो तकरीबन इतनी एनर्जी निकालता है, ठीक है, एक हीलियम न्यूक्लियस के साथ, जो कि बहुत बड़ी एनर्जी है। तो मीन्स के सीरियस जो स्टार है वो सूरज से भी ज्यादा बड़ा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो ये सीरियस स्टार की ये शक्ल डिस्कवर हुई है जो कि गैलेक्सी में देखी गई है, ठीक है ना। डेफिनेटली अभी ये पता नहीं हमारी गैलेक्सी का तो नहीं हिस्सा लगता है, कहीं और है। तो सीरियस जो है वहां पे ये कार्बन कार्बन साइकिल होता है, कि हमसे भी बहुत दूर है, तो आपको इसकी जो एनर्जी है ना, ये क्या नजर आ रही है, इसकी जो लाइट है वो व्हाइट नजर आ रही है, लेकिन असल में अगर ये थोड़ा सा करीब होता तो ये शायद सूरज से भी कई गुना ज्यादा गर्म आपको नजर आता, बिकॉज ये एक्चुअल में सूरज से गर्म है, क्योंकि तभी वहां पर कार्बन कार्बन साइकिल हो रहा है। तो उसकी शक्ल ऐसे होती है, इसको डॉग स्टार भी बाजुकात कहा जाता है, लेकिन असल में ये शक्ल इसकी इस किस्म की होती है जो आप देख रहे हैं, काफी रोशन और ब्राइट होता है। दूसरे भी और सितारे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होंगे, अक्सर ये एंटी टेस्ट में इस किस्म की चीजें आ जाती हैं। लाइफ ऑफ अ स्टार, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के ऊपर उनको वो किया गया। कंडेंस मैटर नामी कुछ चीजें होती हैं, कुछ को हम प्रोटोस्टार कहते हैं। ये आपके सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि फारिग वक्त हो तो थोड़ा सा आप इनको स्टडी करें।
स्टार जिसको हम स्टेबल सिचुएशन में कहते हैं वो कौन से होते हैं? रेड जायंट एक स्टार का नाम है, ये भी स्टार की डिफरेंट टाइप है, आप इसको नेट पे सर्च करें, आई वॉन्ट पे आप सर्च करें तो आपको खुद समझ आए। फिर व्हाइट ड्वार्फ जो स्टार्स हैं ये बड़े ही ज्यादा फेमस हैं। क्यों फेमस है आप देखें, इनको क्यों कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ और प्लैनेटरी नेबुला, ठीक है, नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला एंड व्हाइट ड्वार्फ जो है ये सितारों के नाम है, ये कहाँ डिस्कवर हुए हैं। उसके बाद नोवा एंड सुपरनोवा, ये भी आपको नजर आएगा, जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड को शौक है। और उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, ये भी एक स्टार होता है। तो अगर ये डिफरेंट स्टार्स आप नेट पे टाइप करें तो आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। आखिर में इसको खत्म करेंगे बात के थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। मैंने वो चीजें निकाली हैं जो कि आपकी बुक में आपको नजर आएंगी, पेज नंबर 369 के ऊपर मैंने इनको निकाल के सामने रख दिया आपके। अगर आप सामने लेक्चर खोल के बुक में अंडरलाइन करें तो आपको ये चीजें मिलेंगी, बिकॉज इस तरह की चीजें एसएलओ बेस्ड लर्निंग में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। उस वक्त आप कहेंगे कि कहाँ पर थी, तो ये आपकी बुक के अंदर ही थी माशाल्लाह, और आपको याद नहीं होता, लेकिन आपको याद होना चाहिए। थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी गिवन ऑफ इन फ्यूजन, नॉट इन फिजन। In fusion of light nuclei into heavier nuclei is called thermonuclear energy, especially when achieved on Earth. अगर आप जमीन पे रिएक्शन करने के काबिल हो जाए, जो कि हम नहीं हो सकते, तो इस किस्म की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। जमीन पे अगर हम रिएक्शन कर सकें तो फिर जो एनर्जी निकलेगी फ्यूजन के अंदर वो थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी होगी। ये सब डेफिनेशंस हैं जो कि आपको मेरे ख्याल में पता होनी चाहिए, ठीक है। रेडिएशन एक्सपोजर पे जाने के से पहले जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा एंड करूंगी और मैं इसको 2 पार्ट्स में करूंगी, ताकि यानी कि लेक्चर 6.1 एंड 6.2, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे ताकि ये लेक्चर बहुत बड़ा ना हो जाए और आप लोग सुन सकें, ठीक है। तो इससे पहले हम ये करेंगे कि फ्यूजन यहाँ पे क्योंकि खत्म हो रहा है, तो मैं आपको फ्यूजन के बारे में एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगी, और उसके बाद वो वीडियो दिखाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे लेके जाऊंगी जो कि है रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। इसके बाद हमारे ये एक्सपोजर वाला रेडिएशन वाला सारा काम खत्म हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल है कि पहले चल के हम वीडियो देखते हैं। जी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ कि ये वीडियो जो है वो कैसी है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में ये वीडियो है, ठीक है। और फ्यूजन जो है वो, जैसे कि अब आपको अच्छी तरह से पता चल चुका है कि फ्यूजन क्या चीज है, बहुत डिटेल में आज का लेक्चर मैंने शेयर किया आपके साथ, तो उसको आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी जरा अपलोड हो जाए, मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ठीक है, जस्ट अ वेट। और अगर आप ये तमाम रिएक्शंस खुद अपने हाथ से बैठ के देखेंगे, जो मैंने फिगर्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं वो फिगर शेयर करूं जिसमें आपको इजीली समझ आ सके कि साइकिल कैसे चल रहा है। अगर आप बुक के साथ बैठ के रिलेट करेंगे तो आप बहुत आराम से रिलेट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। जी जब तक ये वीडियो जो है वो हो रही है अपलोड, मतलब चल रही है लैपटॉप के ऊपर, मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद हमारा जो रेडिएशन एक्सपोजर है, जो कि मैं आपको इसकी सेकंड पार्ट में दे रही हूँ, आज ही भेजूंगी इंशाल्लाह, उसको जब आप देखेंगे तो उसके बाद आप पेज नंबर 373 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और पेज नंबर 373 के बाद जो हमारा एक आखिरी टॉपिक रह जाएगा वो रह जाएगा जनाब बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर। ये जो बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर है ना, ये आपका बिल्कुल एक अलग चीज है, और ये जो चीज है इसको हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकल फिजिक्स क्या है इसके ऊपर बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हम, जी इसको मैं यहाँ पे लगाती हूँ आपके सामने। कहाँ जाना है मुझे? जी आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इस वीडियो के ऊपर मैं एंड करूंगी, और मैं इसी का सेकंड पार्ट, इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट आपको भेज रही हूँ। ये देखने में आएगी, इंपॉर्टेंट बात है गर्ल्स, के जो मैस ऑफ हैवी न्यूक्लियस है ना, जो वो पैदा होता है, उसकी मैस हमेशा उसको बनाने वालों से कम होती है। यानी कि अगर लिथियम और हेलियम ने मिलकर आपस में ये रिएक्शन किया है, तो उन दोनों की कलेक्टिव मैस ज्यादा होगी, और ये जो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी हैवी न्यूक्लियस, वो कम मैस का होगा। अगर आपको ये बात पता है कि रिएक्टेंट्स की मैस ज्यादा हो, आपने ये तमाम जो सवाल है वो भी किए, और मैंने आपको बकायदा खुद ये कराए हैं कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स की, यानी कि जो शुरू में काम कर रहे हैं, उनकी मैस ज्यादा है और बाद वालों की कम है, तो ये जो मैस का डिफरेंस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर। इसका मतलब है कि इसमें ढेर सारी एनर्जी निकली, बिकॉज जो रिएक्शन शुरू करा रहे थे उनकी मैस बड़ी थी, और जो पैदा हुआ उसकी मैस कम थी। तो ये जो मैस का डिफरेंस आया, ये जो मैस गायब हुई है, ये गायब नहीं हुई एक्चुअली, ये किस में कन्वर्ट हो गई है? एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो जो बनने वाली प्रोडक्ट है, यानी कि डॉटर न्यूक्लियस, अगर वो उसकी मैस कम है और दोनों की कलेक्टिव ज्यादा थी पेरेंट की, तो इसका मतलब है कि ये जो मैस निकली है ये
एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट जी, इसमें भी आपको यही बताया फिशन ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, यानी कि अगर आप फ्यूजन रिएक्शन को जमीन पे कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, और इस टेम्परेचर को हम जमीन पे अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ऐसा टेम्परेचर सिर्फ सूरज में होता है, और सूरज से भी कुछ ज्यादा चीजें हॉटर हैं, जैसे सीरियस स्टार है, तो वहां पे भी कार्बन कार्बन साइकिल हो रहा होता है। ठीक है, तो बहरहाल इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी गर्ल्स, वो ये थी कि आप इस फ्यूजन के अंदर जो है वो ये वाली जो स्लाइड मैंने भी आपके साथ शेयर की ना, इसकी वीडियो में पॉज करके दिखाती हूँ। जो ये वाली चीज मैंने शेयर की थी आपके साथ कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस किस स्टेप के ऊपर इसमें कैसे कैसे एनर्जी की कैलकुलेशन की गई है। और ये चीजें मैं खुद अपने हाथ से आपको लेक्चर नंबर 4 में करवा चुकी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये चीजें जल्दी समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को माइनस करके हम डिफरेंस के साथ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो इसको अब हम यहीं पे एंड करते हैं, और मैं आप